भारत के तमाम 5 लाख इलेक्ट्रो होम्योपैथ को डॉक्टर चुनाव प्रसाद सिंह का प्रणाम। आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक हाथी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कहानी है, एक हाथी और 7 अंधे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो थ्योरी है, सिद्धांत है या कॉन्सेप्ट है, इसको बताने के लिए हर एक आदमी अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिसे 7 आदमी के सामने में एक हाथी आ गया। एक आदमी उसमें से पैर को छुआ, स्पर्श किया, तो बहुत बड़ा होता है हाथी ने, स्पर्श किया, कहा कि अरे अरे तो हाथी केला के थंब जैसा होता है। दूसरे अंधे ने उसके बॉडी को छुआ, स्पर्श किया, अंधा है तो दिखाई पड़, अरे अरे ये तो दीवार होता है हाथी, तुम गलत बोल रहे हो, थंब नहीं होता है। तीसरे ने हाथी के सूंड को छुआ, अरे अरे तुम झूठ बोल रहे हो, हाथी तो सांप जैसा होता है, घुमाता है, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर बाद वाले आदमी ने, अंधे आदमी ने गया और उसका पूंछी छुआ, पूंछी तेज, अरे तुम सब गलत कह रहे हो, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। तुम अब उसके बाद वाला कहा कि अच्छा हम बताते हैं कि हाथी कैसा होता है। वो गया और कान को छुआ, कहा कि हाथ तो सूप जैसा होता है। अब भला बताइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई कह रहा है कि ऑड फोर्स है, कोई कह रहा है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी है, कोई कह रहा है कि पॉजिटिव रोग पॉजिटिव नेगेटिव है। अरे भैया, पूरे विस्तार से हाथी को एक बार देखो, समझो और सबको जोड़ो, तब वास्तविक हाथी का स्वरूप आएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी विज्ञान है, साइंस है, और साइंस विकास के पहिया पर चलता है। जिस समय मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना की थी और D4 में जब इस्तेमाल किया, जो रिजल्ट मिला वह स्टेंट रिजल्ट मिला। और स्टेंट रिजल्ट के सामने में मैटी ने समझा कि हो सकता है, अरे पौधा में तो बिजली है, ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट तो बिजली ही दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना की। एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट तो 1980 में हम लोग इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने किया कि वास्तव में सच क्या है। ऐसा है कि विज्ञान में बहुत सारी बातें आज जो कही जा रही हैं, कल आउट ऑफ डेट हो जाती हैं। जैसे टेलमी ने कहा कि सूरज घूमता है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। कॉर्पिनस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। जब विज्ञान विकास पाता है तो उस पर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, और तब जाकर बात सच होती है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। गैलीलियो को सब आप जानते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल साइंस की बात की थी। एक्चुअली वैज्ञानिक कल्पना करता है, एक हाइपोथेसिस देता है, अनुमान देता है, और उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के डाटा तैयार किए जाते हैं, और सब डाटा जब एक तरह की बात बताते हैं तो वो साइंस होता है। साइंस डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। आज जो विज्ञान है, आज आप कहाँ कॉलिंग बुक्स देखते हैं, दिखाई देता है। रेडियो कई आदमी अब सुनता है, सबके आँख के सामने मोबाइल है। इस तरह विज्ञान ये डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन ने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, और आप सब कुछ देख रहे हैं कि आज परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द को लोगों ने गलत तरीके से किया। एक हमारे बंधु है जो यूट्यूब पर पूरा हावी है और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अरे भैया, और यही मुझसे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आयन कैसे बनता है। भैया, आपका प्रश्न गलत है। आयंस पानी में किसी भी केमिकल कंपाउंड को बोल देने से आयंस बनते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव इक्वल चार्ज हो जाते हैं, तो आयंस कहलाते हैं। उसको पूछना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन की बात आती है, आयंस बनने में नहीं आती है। ठीक इसी तरह एक देवाशीष कुंदू है, उन्होंने अपनी एक किताब में एक जगह लिखा है कि
मैट्रिक की कुतिया बीमार हो गई और घास पर लौट के ठीक उसका घाव ठीक हो गया, उससे उनको प्रेरणा मिली। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करने में या खोजने में मैट्रिक की प्रेरणा क्या थी। एक जगह उन्होंने लिखा कि एस्पेजिन को कोएफिशिएंट से बनता है, दूसरी जगह एंजाइम को भी लिखा उसने। जो हमने कहा कि इंस्टीट्यूट इपर्सी ने कहा कि पौधे के एंजाइम है, उसको भी कहा। दूसरी तरफ एक तरफ वो कह रहा है कि एस्पेजिक एसेंस है, एल्केमी है। एल्केमी पैरासेल्सस का भी नाम जोड़ते हो। पैरासेल्सस ने कहा कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने एल्केमिया का विरोध किया था। एस्पेजिक एसेंस की बात करते हो, दूसरे कोवेशन की बात करते हो, फिर टेंचर की बात करते हो। उस वही देवासी को उसने एक्सेप्शन की भी बात एक जगह लिखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उसने इतना गलत प्रचार किया है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ तो प्रचार नहीं कर रहा है, एक्चुअली हिंदी जो साहित्य लिख रहे हैं, होम्योपैथ चिकित्सक लिख रहे हैं। एक बनर्जी है कलकत्ता का, वो भी होम्योपैथी को वही लिखा है कि एन एल सिन्हा की किताब में ऐसा सा लिखा है। अरे भैया, एन एल सिन्हा साइंस का पढ़ा हुआ आता तब ना, आपने किताब सब पढ़ी एन एल सिन्हा का, क्या उसकी किताब में क्वालिफिकेशन का लिखा हुआ है? नहीं है। थियोडोक्रॉस का जीन में होम्योपैथी था। कहेंगे कि उसका दादा जो था हैनीमैन का कंपाउंडर था। आप कहें कि आप देखने गए थे? हाँ भैया, मैं देखने नहीं गया था। मेरे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है, वाई क्रोमोसोम मेरे जीन है, फादर का एक्स और वाई आपके भी शरीर में है। क्या आपने फादर का एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को मिलते देखा था? फिर आप विश्वास कैसे करते हैं? अरे भैया, अध्ययन है, स्टडी है, जो सत्य साबित हो जाता है वो हमेशा सत्य रहता है, विज्ञान सत्य होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने के लिए समग्र रूप से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी को देखना होगा। हमारे कंसेप्ट को देखिए, हमने कंसेप्ट भी बताया, वीडियो में भी बताया है। कंसेप्ट का आप अध्ययन कीजिए, आपके जो किताबों में वर्णित है इसका। एन एल सिन्हा ने वही लिखा जो थियोडोक्रॉस ने लिखा है। थियोडोक्रॉस ने लिखा कि एक साथ कई पौधों को मिला के इस्तेमाल, कई दवाइयों को एक साथ मिला देते हैं। आपने कभी सोचा कि कौन सा ऐसा पौधा में केमिकल है जो एक साथ मिलाने के बाद रिएक्शन नहीं करता है? नहीं सोचा। आप खट्टा से परहेज कराते हैं, कभी आपने सोचा कि पौधा का कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पीएच वैल्यू घटने पर इनएक्टिव हो जाता है? नहीं सोचा। आर्ट फोर्स कह दिया। बायो इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना मैट्रिक की भी थी, लेकिन तब एंजाइम की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनका तब सही था। लेकिन जब एंजाइम की खोज हो गई, एंजाइम हम लोग प्रैक्टिस में आ गए हैं, तो प्रैक्टिकल में है एंजाइम सेलेक्टिव लाइफ। मैं बोल रहा हूँ एंजाइम एक्टिव हो तब हम बोल रहा हूँ। अब भला बताइए, पैरासेल्सस ने, एक कुंतु ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो पौधों के विषहीन पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं, भाई कोनियम मेकालिटम, एकोनाइट, बेलाडोना, नक्स भूमिका, ये सब क्या है? विषैले पौधे हैं। पैरासेल्सस ने कहा कि हर मेडिसिन विष है, पॉइजन है। ये फिजिशियन का कर्तव्य बनता है कि उसमें से अमृत निकाल के रोगी को दे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वही करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी D4 के डाइजेशन पर जब कर देता है तो विष वाले बॉडी पर फिजियोलॉजिकल एक्टिव रहने वाले सब्सटेंसेस न्यूट्रल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकता, वो निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता है। पिछले वीडियो में हमें बताया कि पौधे में दो तरह के हैं। एक है जो बॉडी के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट कौन करता है? जो पॉइजन है, अल्कलाइड्स है, जो शरीर पर फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। ये हमारा मेडिसिन नहीं है। हमारे मेडिसिन वो है जो बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंजाइम किसी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बशर्ते वो फूड के लिए रिएक्ट करता है। पैरासेल्सस ने जो कहा, अब उसका फॉलो मैटी ने किया। अब चिकित्सक का जवाबदेही है कि जहर से अमृत को हम ढूंढ रहे हैं। मैटी ने अमृत ढूंढा था। मेरे पिछले वीडियो पर जाके देखिए। आप लोग तो वीडियोस पढ़ते नहीं। इलेक्ट्रोलाइट के कितने कंपोनेंट है, एक्टिवनेस के कितने फैक्टर हैं, 6 कर बताया, उसका कोई भी नहीं है। अभी मेरा 4000 व्यूअर है, 4000 से अधिक है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ता, उसका व्यूअर नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं क्यों? इसलिए कि जितने इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं वो सब हाथी का वर्णन अंधों की तरह कर रहे हैं। भैया, थोड़ा आंख खोल के देखो। एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी या कोई भी साइंस एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट करो और तब बताओ कि सच क्या है। मौका मिला तो अब की बार फिर आपसे मैं मिलूंगा। नमस्कार।